आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कांग्रेस ने जारी किया है। आज जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर में अपने 54वें जन्मदिन के मौके पर केक काटा तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बताते हुए नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी अब भारत के जननायक बन गए हैं। राहुल जी हैप्पी बर्थडे। जिंदाबाद। देश का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। संविधान का रक्षक कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके एक तरफ खड़े हुए हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी तरफ हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। केक काटा जा रहा है और कांग्रेस अब उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। नारे लग रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इसी प्रकार से उन्हें संविधान का रक्षक भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान का रक्षक कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी की ब्रांडिंग किस तरीके से करना चाहते हैं। वो उन्हें भारत का जननायक बनाना चाहते हैं, वो उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनकी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो संविधान के रक्षक के रूप में देश के लोगों के सामने आए। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि वो इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए थे, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी 2014 में बुरी तरीके से हारी थी और उनकी पार्टी के हाथ से देश की सत्ता निकल गई थी। फिर भी नतीजे आने के बाद वो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और उन्होंने अपना जन्मदिन भी विदेश में ही मनाया था। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को राहुल गांधी की अपनी अध्यक्षता में सिर्फ 52 सीटें मिली थी, बहुत बड़ी विफलता मिली थी, तब भी राहुल गांधी लोकसभा के चुनावों के नतीजों के बाद छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए थे और अपने जन्मदिन के दिन विदेश से वापस भारत लौटे थे। असल में उनका जन्मदिन ऐसे समय पर आता है, हमारे देश में जब नतीजे आते हैं चुनाव के, वो ज्यादातर मई या जून के महीने में आते हैं। इस बार 4 जून को आए। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, 2 चुनाव 2014 और 19 के, उनके नतीजे मई के महीने में आते हैं और राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो जून के महीने में आता है। तो हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि मई के महीने में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे। पिछले 2 चुनावों में 14 में भी कांग्रेस हारी, 19 में भी कांग्रेस हारी और इसके बाद राहुल गांधी विदेश चले जाया करते थे। और इस बार बड़ा बदलाव यह है कि राहुल गांधी इस बार विदेश नहीं गए और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि वो अब अपनी राजनीति को लेकर बड़े गंभीर हैं। इस बार राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ना तो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और ना ही उन्होंने अपना जन्मदिन भारत के बाहर मनाया और यह पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के अंदर आया सबसे बड़ा बदलाव है। आप इसे स्थायित्व कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं, परिपक्वता कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अब जाकर राहुल गांधी का मन भारत की राजनीति में लग गया है। अब पॉलिटिक्स में उनका मन लगने लगा है। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी उन्हें देश का युवा नेता ही बताती है और उनकी ब्रांडिंग जो की गई है वो युवा नेता के तौर पर ही की गई है, हालांकि उनकी उम्र 54 वर्ष है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 2 साल बड़े हैं।
या उल्टा करके देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव से 4 साल बड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल 55 वर्ष के होते हुए भी अपने आप को युवा नेता नहीं कहते और राहुल गांधी 54 वर्ष के होते हुए भी देश के सबसे युवा नेता कई बार उन्हें कहा जाता है। और आपको एक बात और भी बताते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। आज जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। यानी यहां 54 वर्ष के राहुल गांधी और 50 वर्ष के अखिलेश यादव यूपी के 2 लड़के हैं। यह वैसे ही है जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में 50 वर्ष और 55 वर्ष के जो हीरो होते हैं वो भी कॉलेज के लड़कों की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्र को लेकर एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी की थी, दिलचस्प भाषण दिया था और यह भाषण जो था ये आज उसका एक अंश आपको हम सुना रहे हैं। मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, यानी इस बार भी वो 99 पर अटक गई, जब मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और जब कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तब राहुल गांधी इस बार के नतीजों को लेकर बहुत उत्साहित हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरह देश के लोगों ने भी अब उन्हें अपना जननायक मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। अगली जो राजनीतिक लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में होगी। हमें राहुल गांधी के इस अति उत्साह को लेकर कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर हम बस ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस अति उत्साह की जगह वास्तविक स्थिति का भी सही आकलन करना चाहिए। आजकल कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर अपने लिए बहुत तालियां बजा रही है और ये सोच रही है, ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है। यानी अब वो कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी कुछ जीत नहीं पाती थी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है। लेकिन सही आकलन यह है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती और अकेले चुनाव लड़ती तो शायद राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर चुनाव हार जाते। आजकल बड़ी चर्चा है कि वो 3.5 लाख के मार्जिन से बहुत अच्छी तरीके से रायबरेली की सीट जीते हैं, जो कि बात तो सही है, नतीजे तो यही बता रहे हैं, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। लेकिन कई बार आंकड़ों के पीछे भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना चाहिए। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को 6,87,000 वोट मिले और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,000 वोट मिले और रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का अंतर रहा 3,90,000 वोट का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली में आधे से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से प्राप्त हुए। वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों या सीटों पर समाजवादी पार्टी को 4,02,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 1,40,000 वोट मिले थे। और इस हिसाब से अगर आप देखें, गणित लगाएं, तो इस बार समाजवादी पार्टी के ये 4 लाख वोट
राहुल गांधी के पास चले गए इस गठबंधन की वजह से। और इस तरह राहुल गांधी 6,87,000 वोटों के साथ एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत गए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती, या फिर आप यह मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के इन 4 लाख वोटों को आप कांग्रेस के वोट बैंक से सीधे काट लीजिए, तब विधानसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों के साथ इस सीट पर चुनाव जीत जाती। बीजेपी 2,97,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती और राहुल गांधी 2,85,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर इस चुनाव में रहते और वो इस चुनाव को हार जाते। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप 4 लाख वोट जो राहुल गांधी को सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से मिले थे, अखिलेश यादव की पार्टी की वजह से मिले थे, अगर आप उन 4 लाख वोटों को हटा देंगे तो फिर राहुल गांधी रायबरेली की सीट से अपने अकेले दम पर और अपनी पार्टी के दम पर यह चुनाव नहीं जीत सकते थे। वो इस चुनाव को हारते ही नहीं बल्कि शायद तीसरे नंबर पर रहते। इसलिए बड़ी बात जो कांग्रेस को जब वो अपना आकलन करे तो उसे यह सोचनी चाहिए कि जो ये सीटें इस बार उन्होंने जीती हैं ये असल में अखिलेश यादव की वजह से जीती हैं। और अगर अखिलेश यादव इस बार राहुल गांधी के साथ ना होते तो उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में लगभग वैसा ही होता जैसा पिछली बार था या उससे भी कमजोर होता। रायबरेली के अलावा अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर और सहारनपुर में भी अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए बिना अकेले चुनाव लड़ती तो इन सीटों पर भी वो ये चुनाव हार जाती, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस का जनाधार बहुत ही कमजोर था और आज भी कमजोर है। और इसीलिए हमें लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इन आंकड़ों का भी एक आकलन करना चाहिए जब वो उत्तर प्रदेश की एक रणनीति बनाएं। और आज हम राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन के मौके पर बहुत बधाई भी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की अच्छी बात यह है कि वो निरंतरता के साथ प्रयास करते चले जा रहे हैं। और ये जो हुनर है, ये जो किसी भी शख्स के अंदर ये जो क्वालिटी होती है ये बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, लोगों ने उनका बहुत मजाक भी उड़ाया, लोगों ने यह भी कहा कि अब वो कभी भी वापसी नहीं कर सकते। अब चाहे उन्होंने अखिलेश यादव के कंधे पर बैठकर ही वापसी की हो, लेकिन वापसी तो की है और एक आंशिक सफलता उन्हें मिली भी है। और राहुल गांधी अपनी इस आंशिक सफलता को पूर्ण सफलता बताकर पूरे देश के सामने रख रहे हैं। और राहुल गांधी इस आंशिक सफलता से बहुत खुश भी हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास है, वो जबरदस्त तरीके से लौट आया है। और इस चुनाव के पहले के राहुल गांधी और चुनाव के बाद के राहुल गांधी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस सब के बीच राहुल गांधी ने आज एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के घटक दलों के साथ जो गठबंधन सरकार बनाई है उसमें असंतोष बहुत ज्यादा है और जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मोदी की सरकार को गिरा देंगे या ये सरकार गिर जाएगी। और मोदी सरकार के कई लोग, एनडीए के कई लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिलाकर कुल 20 राजनीतिक दल हैं, जिनमें कुल सबके पास मिलाकर 234 सीटें हैं, 234। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए अभी 38 सीटें और चाहिए। अगर विपक्षी दलों को 16 सीटों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और 12 सीटों वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन मिल भी जाए तो भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी उसके पास 262 सीटें ही होंगी, जो बहुमत के 272 से पूरी 10 सीटें कम हैं। जबकि मोदी सरकार में अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जो पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा है। इंडिया गठबंधन में 20 पार्टियों के पास 234 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास अकेले 240 है। और पूरे एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जो बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं। और अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ भी दें या चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़ भी दें, तब भी मोदी सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। और इसीलिए राहुल गांधी का दावा अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल गांधी एक साइकोलॉजिकल गेम जरूर खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक मानसिक दबाव लगातार बनाए रखो। तो उन्हें बात समझ में आ गई है कि गठबंधन की सरकार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के अंदर आंतरिक मतभेद पैदा हो जाएं या फिर एनडीए के अंदर आंतरिक मतभेद पैदा हो जाएं और राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी के अन्य नेताओं को मानसिक रूप से
अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक दिन भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे, मैं लगातार आपको अस्थिर करता रहूंगा, आपकी कुर्सी को हिलाता रहूंगा। यह अलग बात है कि कुर्सी ना हिल रही है ना हिल सकती है, लेकिन वो एक आभास देना चाहते हैं कि कुर्सी हिल रही है और कुर्सी खतरे में है। इसीलिए इस तरह के सारे बयान अभी आ रहे हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कांग्रेस के नेता और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे कि चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से दो बहुत बड़ी बातें अगर आप देखें, अचानक से इन चुनावों के बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं, उनकी सहानुभूति योगी आदित्यनाथ के साथ आ गई है, जबकि पहले वो पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ को कोसते थे। दूसरा, अब नई स्थिति में विपक्ष के कई नेता आरएसएस की भी तारीफ करने लगे हैं, आरएसएस के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं, जबकि पहले उनके हर भाषण में वो आरएसएस की, संघ की आलोचना किया करते थे। और वो सब इसलिए ताकि इन दोनों की तारीफ करके वो मोदी सरकार को कमजोर कर सके। अब हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आज क्यों कहा जा रहा है। लगभग 1600 वर्ष पुराने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लाकर, हेडलाइंस में लाकर उसकी प्रसिद्धि को फिर से जीवित कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक हैं, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। और यह कोई सामान्य उद्घाटन नहीं है। इस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नालंदा विश्वविद्यालय में आज उपस्थित थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का महत्व न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा है। आज से 900 वर्ष पहले तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने के लिए उसमें आग लगवा दी थी और बाद में कई सदियों तक इस विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष खंडर जैसी स्थिति में रहे थे। ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप नालंदा के खंडर देख रहे हैं। वर्ष 2010 में आए एक अधिनियम के तहत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के सहयोग से इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ और जिस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया था, आज उसी के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। और यह बदलाव कितना बड़ा है उसे आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडित अवशेष हैं और दूसरी तरफ अब इस विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया चमचमाता हुआ परिसर है। और आज इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नालंदा को जलाया जा सकता है, लेकिन उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का
कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। आज दुनिया भर में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी। और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख हुआ करते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए खास तौर पर भारत आते थे। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 साल पहले 10,000 छात्र दुनिया भर से एक साथ पढ़ते थे। और दुनिया में इसके जैसा कोई और दूसरा विश्वविद्यालय उस समय नहीं था, और ना ही इस विश्वविद्यालय में आसानी से किसी छात्र को प्रवेश मिल सकता था। उस समय नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए महापंडितों के समक्ष एक बहुत ही कठिन साक्षात्कार और परीक्षा देनी होती थी। और उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, तर्कशास्त्र और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता था। और यह विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का, ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान होती थी। और लोग भारत के इस समृद्ध इतिहास और विरासत को दुनिया के लिए एक उपहार मानते थे। सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया में पुस्तक छापने की मशीन तक नहीं आई थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियां, यानी 90 लाख पुस्तकों का एक बहुत विशाल संग्रह मौजूद था। सोचिए, 90 लाख पुस्तकें, पांडुलिपियां उस जमाने में थी जो हाथ से लिखी गई थी। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में और उसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उसे ऐसा लगा कि यह विश्वविद्यालय इस्लाम धर्म के लिए एक चुनौती बन सकता है। जिसके बाद बख्तियार खिलजी की सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी। क्योंकि उस समय इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 90 लाख पुस्तकें थीं, इसलिए खिलजी के हमले के बाद यह विश्वविद्यालय लगभग 3 महीनों तक आग में ऐसे ही धधकता रहा। और इस तरह दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, राख में मिल गया। और बड़ी बात यह है कि बाद में भारत के ही लोग इस हमले को भूल गए और कई बड़े हिंदू राजाओं ने स्वयं इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया था। सबसे दुख की बात यह है कि उन 90 लाख पांडुलिपियों में जो भारत में ज्ञान का जो पूरा भंडार था, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, वो सारा के सारा नष्ट हो गया। और ज्ञान के मामले में उस समय भारत बहुत पीछे चला गया। और वो ऐसा ज्ञान था जिसे दोबारा अर्जित करना बहुत मुश्किल काम था। यानी आज अगर आप कहें, दोबारा से सोचकर देखें कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को की इन पांडुलिपियों को उस समय नष्ट ना किया गया होता, अगर ये पांडुलिपियां, ये ज्ञान का भंडार, उस समय का वो पुस्तकालय अगर बच गया होता, अगर ये विश्वविद्यालय उस समय बच गया होता, तो आज वाकई अब तक भारत विश्व गुरु बन चुका होता। लेकिन क्योंकि ये सारा ज्ञान का भंडार राख में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, उसकी वजह से भारत तमाम विधाओं में बहुत पीछे चला गया।
मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों ने भारत के प्राचीन इतिहास और हिंदू धर्म को खत्म करने की बहुत सारे प्रयास किए, जिसके लिए मंदिरों को तोड़ा गया और नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालयों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदू धर्म इसलिए कभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, सूर्य और यहां तक कि चंद्रमा की पूजा की जाती है। और क्योंकि ये सब कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए हिंदू धर्म भी कभी समाप्त नहीं हुआ। और जब ये बात मुस्लिम आक्रमणकारियों को समझ आई तो उन्होंने भारत के लोगों की सोच में एक वैचारिक बदलाव लाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम नालंदा की विरासत से दूर हो गए और हमने ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। और आज भी बहुत कम लोगों को हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय के इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता होगा और बहुत कम लोगों को पता होगा कि असल में यह हमारे गर्व करने की चीज है। हमें अपने ऐसे अनुसंधान, ऐसे ज्ञान के केंद्र पर गर्व करने की हमें आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब एक नई कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समिट्स के दौरान और उनके जरिए दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के बारे में बताते हैं। और ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी जब पिछले साल भारत में दिल्ली में G20 समिट हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के भारत मंडपम में नालंदा विश्वविद्यालय की इस प्रतिमूर्ति को देखकर काफी हैरान हो गए थे और तब प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म 800 वर्षों के बाद 1 सितंबर 2014 को हुआ था, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और आज 10 वर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इसके परिसर में अब एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। आज इस समारोह के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के साथ कुछ इन तस्वीरों की भी चर्चा हो रही है जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ कहते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें कुछ बताते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि उस समय नीतीश कुमार आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहना चाह रहे थे। देखिए जरा। That came from Apu inaugurating the new Nalanda. This past week, the whole world witnessed the melody. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर शायद उन्हें यह बता रहे हैं कि इस बार वो उनका हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बड़े मुद्दे पर आते हैं और बड़ा मुद्दा है नालंदा विश्वविद्यालय का मुद्दा, बड़ा मुद्दा है भारत की संस्कृति का मुद्दा, हमारे संस्कारों का मुद्दा और बड़ा मुद्दा है हमारे स्वर्णिम इतिहास का मुद्दा। इसलिए मैं आपसे आज ये जरूर कहना चाहूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप पढ़िए, जहां जहां से भी आप मटेरियल ले सकते हैं आप इसके बारे में पढ़िए कि कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कैसे ये दुनिया भर का ज्ञान का केंद्र था और इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा कि ज्ञान के इतने बड़े केंद्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया और वो 90 लाख पांडुलिपियां अगर बच गई होती तो आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका होता, आज भारत में ज्ञान का जो भंडार है वो कहां से कहां पहुंच चुका होता और हम कब के विश्व गुरु बन गए होते। और आपको भी अपने देश के इस स्वर्णिम इतिहास पर गर्व होगा। आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के बारे में बताएंगे और ये एक ऐसी खबर है जिससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने आतंकवादियों के मामले में भी एक टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई का फ्रेज लिखा हुआ है और उनकी ये कंडीशन ये है कि पश्चिमी देश दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं है। यानी उनके देश में जो आतंकवाद फैलाए वो तो आतंकवादी है,
लेकिन दूसरे देशों में जो खून खराबा करे, दूसरे देशों को जो तोड़े, दूसरे देशों को जहां वो आतंकवाद फैलाए, उन्हें वो आतंकवादी मानते ही नहीं, उन्हें वो क्रांतिकारी मानते हैं। यानी हमारा आतंकवादी तो क्रांतिकारी है और उनका आतंकवादी वाकई में खतरनाक आतंकवादी है। 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को 1 साल पूरा होने पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स, या ये समझ लीजिए वहां के संसद में 1 मिनट का मौन रखकर निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई और इस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा की संसद में शोक संदेश पढ़ा गया, जबकि यह वही खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था, भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था और जिसे भारत सरकार ने अपने वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल करते हुए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन कनाडा की संसद में एक ऐसे आतंकवादी को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उसके लिए एक शोक संदेश भी पढ़ा गया, जो शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? जिस आतंकवादी को भारत ने प्रतिबंधित किया हुआ है, जिस आतंकवादी को लेकर इंटरपोल ने भी जिसे अपनी लिस्ट में डालकर रखा था, जिसे भारत की सरकार ढूंढ रही है, उस आतंकवादी की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद कनाडा जैसा देश अपनी संसद में बाकायदा उसके लिए शोक मनाता है और उसे याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखता है। ये दुनिया में एक नई तरह की शुरुआत है और ये बहुत खराब शुरुआत है। और इससे ये पता चलता है कि कनाडा जैसे जो देश हैं, ये असल में आतंकवाद की परिभाषा पर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें समझ ही नहीं है कि असली आतंकवाद क्या होता है। इन्हें लगता है कि जो इनके देश में आतंकवाद फैला रहा है वही आतंकवादी है, और जो भारत जैसे देशों में आतंकवादी हैं वो इन्हें लगता है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि वो क्रांतिकारी है। सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण इन देशों का ये है कि ये देश आतंकवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देख लेते हैं, कट्टरवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देखते हैं, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के साथ जोड़कर देखते हैं, और मानव अधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ये इतने ज्यादा इन्होंने अपने समाज को खोल दिया है, अपनी सरकारों को खोल दिया है कि अब वहां आतंकवाद को डिफाइन करना, परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 5 वर्षों में कनाडा में 80 से ज्यादा भारतीयों की हत्या हुई है। इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्षों में 80 से ज्यादा भारतीय कनाडा में मारे गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। लेकिन कनाडा की संसद में कभी भी इन भारतीयों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, इनके लिए कभी मौन नहीं रखा गया। लेकिन जिस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि वो एक प्लम्बर था और भारत से आया कनाडा का एक नागरिक था, उसकी मौत पर कनाडा की पूरी संसद आज इतना दुख जताती है और उसके लिए शोक संदेश पढ़ा जाता है, उसके लिए मौन रखा जाता है। अगर ये कनाडा का एक नागरिक था जो भारत से आया था और वहां काम करने के लिए आया था, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, कनाडा की सेवा कर रहा था, तो जो बाकी 80 भारतीय मारे गए वहां पर अलग अलग हमलों में, किसी को चोरी के मामले में, किसी को डकैतों में, किसी को और किसी मामले में हत्या हुई, उनके लिए भी तो इस संसद में शोक सभा होनी चाहिए थी। और यह इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। इंटरपोल ने भी वर्ष 2014 और 16 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल 18 जून को ही हुई थी, जब एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी। और इसके बाद कनाडा की सरकार ने इस हत्या का आरोप भी भारत पर लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे मरवा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि 1 साल के बाद भी कनाडा के पास इस मामले में भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार सिर्फ इसलिए निज्जर के लिए आंसू बहा रही है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार में बने रहने के लिए ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि उनके पास 158 सांसद हैं। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से ट्रूडो की सरकार सत्ता में बनी हुई है, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इस पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुलकर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते हैं। और जगमीत सिंह की पार्टी के पास 24 सांसद हैं और इसी पार्टी के सहयोग से अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और उन्हें अच्छी तरह से बात पता है, अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए आंसू नहीं बहाए तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए ये उनकी
राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन बात सिर्फ कनाडा की नहीं है, बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका भी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। यानी अमेरिका भी पन्नू को बचाने में लगा है। और हाल ही में अमेरिका के आग्रह पर चेक रिपब्लिक ने इस मामले के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया है। लेकिन सोचिए, जब भारत ने 26/11 हमले के आतंकवादी डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग की थी और कहा था कि उसे भारत भेजिए, हमारी एजेंसियां उसके साथ पूछताछ करना चाहती हैं, और अमेरिका को सबूत देकर जब हमने यह बताया कि डेविड हेडली मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था और अमेरिका को उसे भारत को सौंप देना चाहिए, तब भी आज 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक भारत के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया है और डेविड हेडली को अभी तक उन्होंने हमें नहीं सौंपा। यानी जब उनका आदमी यहां पकड़ा जाता है और हम उसे कहते हैं कि हमें सौंप दीजिए, तब वो अपने आदमी का बचाव भी करते हैं और उसे यहां भी नहीं भेजते। लेकिन जब वहां कुछ ऐसा होता है तो वो हमारे हर गुनाहगार को, हमारे हर आतंकवादी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अमेरिका पन्नू को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यही हाल कनाडा में है। अब याद कीजिए, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी कांड में अमेरिका के नागरिक वॉरेन एंडरसन भारत से फरार हो गया था, जो यूनियन कार्बाइड का प्रमुख था उस समय, और भारत ने उसे अमेरिका से यहां लाने की बड़ी कोशिशें की। लेकिन अमेरिका ने वॉरेन एंडरसन को भी भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब तक वो जिंदा था, भारत कोशिश करता रहा, लेकिन अमेरिका ने यूनियन कार्बाइड के इस मामले में यूनियन कार्बाइड के इस चीफ को भारत को नहीं सौंपा और इसने हमारे देश के इतने सारे लोगों की जान ले ली भोपाल गैस त्रासदी में। लेकिन आज खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका दूसरे देशों में मौजूद आरोपियों को भी अपने देश में ला रहा है और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उसने भारत भेजा है। और वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, इसमें ट्रायल तो करना ही पड़ेगा और जो भी आरोपी हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ अमेरिका और कनाडा की भी नहीं है। आप हमारे अपने देश भारत का हाल देख लीजिए। यहां के बारे में क्या कहेंगे, जहां असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 2 लाख वोटों से चुनाव जीत जाता है और सांसद बनकर संसद पहुंच जाता है। तो हम आज अमेरिका को क्या दोष दें, कनाडा को हम क्या दोष दें? हमारे अपने देश में अमृतपाल सिंह जेल में बैठे बैठे पंजाब में बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाता है और आज यह व्यक्ति सांसद है। इस देश की संसद में ऐसे लोगों को चुनकर भेजा जा रहा है। अब आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो और ये हमारे देश के लोगों ने ही इसे चुनकर चुनाव में जिताया है, इसे वोट दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा से सहमत हैं, कहीं ना कहीं वो इसको मानते हैं कि ये बेकसूर है और वो इसे अपना नेता मानते हैं। तो कनाडा तो चलो दूसरा देश है, पराया है। अमेरिका दूसरा देश है, पराया है। अमेरिका के हाथ में जब ये दुखती रग लगी भारत की, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने इसके बारे में हल्ला करना शुरू कर दिया। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमेरिका चाहता तो पन्नू के मामले को भारत सरकार से आपसी बातचीत करके सुलझा भी सकता था और अमेरिका को इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अमेरिका जानबूझकर पन्नू के इस मामले में जो व्यक्ति पकड़ा गया है और जो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उसे लेकर पूरी दुनिया में वो शोर मचा रहा है ताकि पूरी दुनिया को यह बात पता चले कि पन्नू को मारने की कोशिश हो रही है और पन्नू को अमेरिका बचा रहा है। यह सब भारत को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। हकीकत यह है कि भारत खालिस्तान आतंकवाद को लेकर जो नैरेटिव होना चाहिए, उस नैरेटिव की लड़ाई में हार गया है। और जिस तरह गाजा में रफा को लेकर मुस्लिम देशों ने पूरी दुनिया में एक नई कहानी बना दी, एक पूरा नया नैरेटिव बना दिया और लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऑल आइज ऑन रफा का हिस्सा बन गए। ऑल आइज ऑन रफा को लगातार अपने इंस्टाग्राम से, अपने सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, नेता, सबके सब ऑल आइज ऑन रफा को ट्वीट कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे रफा ने और हमास ने अपने समर्थन में एक पूरी की पूरी कहानी ऐसी लोगों को सुनाई, दुनिया के लोगों को, कि लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। आज लोग इजराइल के खिलाफ हैं लेकिन हमास के पक्ष में हैं। आज लोग इजराइल की आलोचना कर रहे हैं लेकिन
हमास को लेकर उनके मन में सहानुभूति है और इसीलिए अब सब लोग रफा के पक्ष में आ गए हैं। यह नैरेटिव होता है, यह नैरेटिव की लड़ाई होती है। इस तरह का नैरेटिव जो है वो भारत खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान के आतंकवादियों को लेकर नहीं बना पाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया क्यों इतना आवश्यक होता है, सोशल मीडिया इतना आवश्यक क्यों है। और जो स्टोरी टेलिंग होती है, जब कोई देश, कोई पक्ष अपनी कहानी आपको बताता है, कोई देश अपना पक्ष आपको बताता है, कोई संस्था, कोई संगठन, यहां तक कि आतंकवादी संगठन जब अपना पक्ष आपको बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि आपको उनका पक्ष विश्वसनीय लगने लगता है, इसी को नैरेटिव वॉर कहते हैं। और भारत खालिस्तान के इस नैरेटिव वॉर में हार गया है। हम पूरी दुनिया को खालिस्तान के बारे में सही जानकारी ना तो दे पाए हैं और ना ही लोगों को हमने उस पर विश्वास करने दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत को अभी और कोशिशें करनी होंगी, जब पूरी दुनिया खालिस्तान के असली मुद्दे को समझ सके, समझ पाए कि यह खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है कितना खतरनाक है, और यह भी समझ पाए कि खालिस्तानी आतंकवादी भी उतने ही खतरनाक हैं जितने ISIS के आतंकवादी खतरनाक हैं, जितने और कोई आतंकवादी जितने खतरनाक हैं, ये भी वैसे ही हैं। हालांकि इस बार भारत ने हरदीप सिंह निज्जर के मामले में कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है और कनाडा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि वो इस महीने की 23 तारीख को उस घटना की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगा, जिसमें वर्ष 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट जिसका नाम था कनिष्क में हुए बम धमाके में 329 लोग मारे गए थे और यह बम धमाका भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही कराया था। और उस समय भी जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत कनाडा में इस घटना को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाला है, ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि यहां हो क्या रहा है। कल हमने आपको बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में एक नया ब्लॉक यानी एक नया गुट तैयार कर रहे हैं, जिसमें रशिया है, चीन है और उत्तर कोरिया है। और अब इस गुट को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया पहुंचकर एक औपचारिक रूप दे दिया है, एक समझौते के जरिए। 24 वर्षों के बाद राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया पहुंचने पर वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिनमें पुतिन और किम जोंग उन को दुनिया 2 पक्के दोस्तों का नाम दे रही है और यहां उनकी पक्की दोस्ती दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखिए, यह दोस्ती नई नहीं है। उत्तर कोरिया और रशिया का रिश्ता बड़ा पुराना है और कोरियाई युद्ध के बाद सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में तब मान्यता दी थी। और इससे पहले व्लादिमीर पुतिन जब 24 वर्ष पहले वर्ष 2000 में उत्तर कोरिया आए थे, तब पुतिन की मुलाकात किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल से हुई थी और तब वो यहां के शासक थे, वो यहां के सुप्रीम लीडर थे और किम जोंग इल 2011 तक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे। उसके बाद उनके पुत्र ने यह सत्ता संभाल ली। तो सोचिए, व्लादिमीर पुतिन पहले वर्ष 2000 में पिता से मिले और आज पुत्र से मिल रहे हैं। रशिया और उत्तर कोरिया दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्हें पश्चिमी देशों ने अलग थलग कर दिया है, इसलिए अब दोनों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि दोनों पश्चिमी देशों के सताए हुए हैं। रशिया को उत्तर कोरिया से हथियार चाहिए और उत्तर कोरिया को रशिया से खाने पीने का सामान चाहिए। इसलिए इन दोनों के बीच ये जो दोस्ती है ये आपको देखने को मिल रही है और इन दोनों दोस्तों के पीछे इनका एक और दोस्त खड़ा है और उसका नाम है चीन। लेकिन तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, जहां आज व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में बनी इस गाड़ी को खुद चलाया और किम जोंग उन उनके साथ इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और व्लादिमीर पुतिन किम जोंग उन को इस शानदार गाड़ी में एक सुंदर ड्राइव के लिए लेकर गए। कई बार करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं।